राकेश जी, देखिए यहाँ पर जो जातिगत जनगणना की भी बात हो रही है और राहुल गांधी कई मंच से कह रहे हैं और उन्होंने एक उनकी हम लोग देख भी रहे थे, एक मंच पर वो एक लड़के को बुलाकर कहते हैं कि भाई जातिगत जनगणना हम कराना चाहते हैं, उसके बाद जो है और हम ये देखेंगे कि कौन किसकी कितनी हिस्सेदारी है, फिर उसको उतनी भागीदारी दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मामला आ जाता है संपत्ति का कि भाई यहाँ पर अगर किसी की हिस्सेदारी 2% मतलब 50% है और वो जो है उसकी संपत्ति 2% है, तो उसको वो कहेगा नहीं हमें जी 50% संपत्ति दी जाए। मतलब वो 50% संपत्ति कैसे पालेगा? तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो खेला फिर होगा फिर यहाँ पर। तो क्या संविधान को बदला जाएगा यहाँ पर? इसी चीज को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। देखिए, बिहार में जाति आधारित गणना हो चुकी है और वहाँ जो है जब आरजेडी और जेडीयू सरकार में थी, बीजेपी ने भी समर्थन किया था और उसके बाद जो है जाति गणना हो चुकी है, उसके रिजल्ट भी जो है वो आ चुके हैं और उसी के आधार पर अभी राजीव जी बता भी रहे थे कि दोनों को मिलाकर जो है वो 31-32% के आसपास जो MOI समीकरण है वो आ जाती है। जहाँ तक आपने संपत्ति के बंटवारे की बात कही, वो राहुल गांधी की एक आइडिया है और वो वहां पर जो है आपको एक इकोनॉमिकल सर्वे की बात करते हुए दिखाई देते हैं मंचों से। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं कि मुस्लिम रिजर्वेशन पर बात हुई है और लालू यादव ने ये बातें क्यों कही और क्यों वापस हुए, ये दो चीजें हैं। पहली बात कि उन्होंने क्यों कही, उसका एक कारण मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि चूंकि सीमांचल और कोशी के इलाके में चुनाव था और वहां पर जो अल्पसंख्यक आबादी है उसकी अच्छी खासी संख्या है वोटर्स के रूप में, तो उसे प्रभावित करने के लिए ये बातें कही गई थी और इसी के लिए वोटिंग का दिन लालू प्रसाद यादव ने चुना था। लालू प्रसाद यादव जो है वो एक कुशल राजनीतिज्ञ है और उन्हें पता होता है कि कब क्या कहना है। अब ये अलग बात है कि इसे नरेंद्र मोदी ने खुद जो है उसे लपक लिया और फिर उसे एक मौके की तरह वो भुनाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन एक और बात है मनीष जी यहाँ पर, और बात ये है कि क्या सिर्फ लालू प्रसाद यादव सीमांचल और कोशी को देखकर ये बातें कर रहे थे या कुछ और बात भी थी? देखिए, कहीं बेटियों की चिंता तो नहीं, क्योंकि अब आप अगर सारण की तरफ जाते हैं जहां से कि रोहिणी आचार्य जो है वो चुनाव लड़ रही है, तो वहां जीतने के लिए लालू प्रसाद यादव को चाहिए क्या? माई समीकरण इंटैक्ट चाहिए। लेकिन अगर आप ये देखें, चिंता सारण से ज्यादा उसके बगल की सीट सिवान की है, जहां से हिना साहब जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और उनके खिलाफ आरजेडी ने जो है अवध बिहारी चौधरी को चुनाव मैदान में उतार दिया है, एक सशक्त कैंडिडेट हैं। पहले यह संभावना थी कि शायद जब निर्दलीय हिना साहब चुनाव लड़ेंगी तो उनके खिलाफ आरजेडी कैंडिडेट नहीं देगा, लेकिन अब उन्होंने कैंडिडेट दे दिया है। तो अब अगर मुस्लिम सिवान में हिना साहब की तरफ कंसोलिडेट होते हैं तो क्या उसका असर सारण में दिखेगा? और अगर ये असर सारण में दिख गया तो रोहिणी आचार्य के लिए माई समीकरण को इंटैक्ट रखना मुश्किल हो जाएगा और ये बात लालू प्रसाद यादव अच्छे से समझते हैं। इतना ही नहीं, पाटलिपुत्र में भी उन्हें जो है MOI समीकरण को इंटैक्ट रखने की कोशिश करनी है। क्योंकि वहां पर रामकृपाल यादव चुनाव लड़ते हैं तो वाई में तो जबरदस्त सेंधमारी होती है और रामकृपाल यादव भी अच्छी संख्या में वोट लेकर चले जाते हैं। तो यहां पर मुस्लिम वोट जो भी है उसे इंटैक्ट रखना लालू प्रसाद यादव को की जरूरत है और इस वजह से इस तरह के बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। क्योंकि हिना साहब अगर चुनाव लड़ रही हैं और अगर मुस्लिम वोटर्स इसे इस तरह से लें कि हाँ हिना साहब की मदद जो है आरजेडी ने नहीं की, क्योंकि आरजेडी ने जो 23 टिकट बांटे हैं इस बार उसमें से सिर्फ 2 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, तो मुस्लिमों में इसे लेकर एक थोड़ा सा असंतोष भी है। ये बात अलग है कि बीजेपी के खिलाफ उन्हें किसी को वोट करना है जो बीजेपी को हरा सके, तो जहां आरजेडी जो है क्लोजेस्ट राइवल है वो उसको वोट करते हैं। लेकिन जहां पर ट्रायंगुलर फाइट बन रही है या एक असंतोष होने का एक और असर जो पड़ता है मनीष जी, वो ये पड़ता है
कि बहुत इंटेंसिटी के साथ वो वोट करने नहीं जाते, और अगर वो इंटेंसिटी कम हो गई तो इन 2 सीटों पर भी परेशानी हो सकती है, और लालू प्रसाद यादव को इस बात का ध्यान था। लेकिन वही जैसा मैंने आपको कहा कि दोपहर तक ये पता चल गया कि ये चाल उल्टी पड़ सकती है, और यही वजह है कि वहां से यू टर्न मारने को मजबूर हुए लालू प्रसाद यादव।